कि 100% किसका किसका नंबर आता है। ठीक है, मन से पढ़ाई करोगे आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, है ना। इसलिए सभी लोग को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है इस चैप्टर पे। ठीक है, तो लिखो बाबू, चैप्टर नंबर हमारा 8 ग्रेविटेशन। ये आधा सिलेबस के आगे की बात है, हाफ सिलेबस के आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, आधा फिजिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, ग्रेविटेशन। सबसे पहले मुझे बताओ, ग्रेविटेशन आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? एनीबॉडी? सर जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके सेंटर से एक कोई भी मास का दो ऑब्जेक्ट है तो उनके सेंटर से जो बल लगता है एक दूसरे में, जो बल लगता है उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? और कोई? सर ये एक तरह का फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच में लगता है उनकी मासेस की वजह से। वेरी गुड। और कोई? बाकी लोग पढ़ाई नहीं 9th क्लास में हैं, 11th में कैसे पहुंच गया? Attractional force which is due to its mass of a body. करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी ने ये नहीं बता दिया कि भाई क्या बोलते हैं, अर्थ जो फोर्स लगाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसको डिफाइन ऐसे करना चाहिए कि दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिसमें मास होनी चाहिए, जिसमें मास होनी चाहिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। क्या लगता है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ध्यान रखना, ये कभी पल्सिव नहीं होता, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ये हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो और मास के कारण फोर्स का रीजन क्या होना चाहिए? फोर्स का रीजन कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए दोनों पे चार्ज रख दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं उसको, है ना। हम चार्ज नहीं ले रहे, फोर्स भी लगना चाहिए, उसका कारण क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो मास के कारण दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसी को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं बाबू? दुनिया का कोई, मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये लिया, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस r है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस r है, तो इन ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है और वह फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। कौन करता है? दोनों ऑब्जेक्ट करते हैं। m2 m1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और m1 m2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मास। मास के कारण जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, और इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। है समझ में? तो लिख लो बाबू, ये ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बना लो और लिखो, डेफिनेशन लिखो। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, ऐसा लिखो, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाउन राइट, डाउन राइट, डाउन राइट, लिखो gravitation, write down, gravitation is the force of attraction, gravitation is the force of attraction gravitation is the force of attraction between any two bodies,
in the universe, between any two bodies in the universe due to their masses, due to their masses। यानी पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ एक्शन होता है। क्यों? उनके मास के कारण। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ऐसा में अब सवाल ये उठता है, मन में आ रहा होगा, तो फिर अर्थ जो अट्रैक्ट करता है वो क्या है ना, वो क्या है? फिर वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो भी क्या है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि हमारा कर एक बॉडी हो गया जिसका मास कुछ है, और एक अर्थ है नीचे जिसपे हम खड़े हैं। जब इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, आपको जाते हुए दिखती है नीचे। तो ये भी क्या है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन इसको हम स्पेशल केस मानते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और अर्थ जब फोर्स लगाती है तो वो दिखता है। वो क्या करता है? वो दिखता है। छोड़ दिया मैंने इसको, नीचे गया अट्रैक्ट करके, है ना, ये दिखता है। इसलिए हम थोड़ा इसको स्पेशल केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेशल फोर्स बोलेंगे। जब दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाए, दो बॉडी में से एक बॉडी क्या हो जाए? अर्थ हो जाए, और दूसरा बॉडी कुछ भी हो। दूसरा बॉडी तुम भी हो सकते हो, छत से कूद जाओ। कूद मत जाना भाई, ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं करना है, ठीक है? पेन को गिरा दिया आपने, क्या कर दिया? बॉल को ऊपर फेंक दिया, फिर नीचे आ रही है बॉल। तो उसमें क्या है? एक बॉडी बॉल है और दूसरा बॉडी तुम्हारा अर्थ है। तो जब दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो जाए तो वो स्पेशल केस हो जाता है, और उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? उसको बोलेंगे ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। तो लिखो बाबू, यहां पे लिख लो ग्रेविटी, लिखो, लिखो ग्रेविटी, लिखो ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। राइट डाउन, लिखो ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन ही है, उसको हम स्पेशल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें दोनों बॉडी, ग्रेविटेशन में जो दो बॉडी चाहिए, उन दोनों बॉडी में से एक बॉडी जो होता है वो कौन होता है? कौन होता है? हमारी धरती माता होती है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा स्पेशल लेते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं? स्पेशल लेते हैं, है ना। इसलिए हम इसको नाम दे ग्रेविटी, ठीक है? तो लिखा आपने, ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन in which one of the attracting bodies is the earth. One of the attracting body is the earth. है समझ में? क्लियर हो गया बाबू? तो दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू मास, और दोनों बॉडी में से अगर एक बॉडी हमारी धरती माता हो जाए तो उसको हम स्पेशल केस में काउंट करेंगे, और उसको हम नाम देंगे ग्रेविटी। है समझ में? क्लियर है बाबू? किसी को डाउट है कोई? एनीबडी? मुस्कान, अदिति, क्लियर है? समझ में आ रही है? यस सर। सर यस सर। सर हार्ड तो नहीं लग रहा ना? नो सर। नो सर। वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो, क्या बाबू? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो एयर बोलो। प्रेशर वाली वाहन व्हीकल्स होते हैं जिसमें
नीचे से एयर गिरता है और टायर नहीं होता है, जिसमें पहिए नहीं होते हैं। क्या बोला, फिर से बताओ, क्या क्या बोला? हाँ सर, जैसे एक यूएफओ होता है तो उसमें से नीचे से प्रेशर एयर गिरती है, एयर हम लोग एयर प्रेशर हाँ हाँ लगाते हैं और फिर उड़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो सर, तो उसमें होता क्या है एक्चुअली में, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करते हैं या फिर उसके मास को मासलेस करते हैं, मतलब जो उतना मास होता है उतना हम हम्म। प्रेशर देकर उसके मास को बिल्कुल जीरो कर दिया, तो नहीं हमारे नहीं नहीं, बीच का फोर्स खत्म नहीं हो नहीं, जाएगा। मास को जीरो नहीं कर सकते बेटा, मास को नहीं, जीरो नहीं कर बैलेंस सकते। करते हैं। मास को जीरो तब होगा जब वो चीज तुम्हें दिखने बंद हो जाए, जादू हो जाए, क्षण हो जाए, है ना, और पूरी मास कहाँ हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तब बोलेंगे मास जीरो हो गया। मास जीरो नहीं होता, है ना। वो क्या होता है, उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है ना, उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में उसमें मैकेनिक आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस लगा हुआ है, वो उसको ओवरकम करके उसको ऊपर लेके जाती है। जैसे हवाई जहाज है ना, हमारे उसमें 200 पैसेंजर बैठ गए, ठीक है, अब 200 का मास जीरो हो जाएगा क्या? हम्म, है, पता चला कि यहाँ से यूएस गया, यूएस जाकर के क्षण हो गया, है, मास ही नहीं बचा बेचारे में। तो ऐसा नहीं होता है, आदमी तो रहेगा ना। वो क्या होता है, जहाज में मैकेनिज्म होती है जो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसको, है ना, इंडिया से यूएस लेके जाएगी। ऐसा नहीं बाबू, मास जीरो नहीं होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, हवाई जहाज ऊपर उड़ते रहती है, उस समय भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही रहता है, ऐसा में। लेकिन लेकिन उससे उससे ज्यादा कोई और काम कर रहा है, इसलिए उसको उड़ा के लेके जाती है, ऐसा में। यस सर। क्लियर है? हाँ। यस सर। कुछ बच्चे देखो, कुछ सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों का नंबर -1 आ गया है। क्यों? स्टूडेंट नहीं है, उसका किताब नहीं है, उसका पेन नहीं है, वो पढ़ता नहीं है। सब करता है, सब करता है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा कुछ और करता है, समझ गया? तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कौन सा आएगा? जो और कर रहा है ना ज्यादा, उसका रिजल्ट ज्यादा दिखेगा, पढ़ने वाला कम दिखता है, और नंबर क्या हो जाता है, निगेटिव। ऐसा में है स्टूडेंट, बकायदा स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसका आइडेंटिटी खत्म नहीं हुआ, ऐसा में। तो जिसका नेट फोर्स ज्यादा होगा, इफेक्ट उसी का दिखता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो, लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ग्रेविटी इज द फोर्स, देखो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन gravity is the force of attraction between the earth and any object, लिखो, सर बिटवीन के बाद क्या बोला? between the earth and any object lying on lying on lying on the earth or its or near its surface, lying on the earth or near its surface। कोई भी बॉडी अगर किसी अर्थ पे है या उसके सरफेस के आसपास है, तो उस पे अर्थ फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे तुम बैठे हुए हो, है ना, कि मैं समझ रहा मुझे फोर्स नहीं लगा रहा है, तुम पे भी फोर्स लग रहा है, ऐसा में। कौन सा लग रहा है फोर्स? ग्रेविटी, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर आपने बताया कि दुनिया का हर बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, तो मैं मोबाइल के सामने 1.5 घंटे से बैठा हुआ हूं, 2 घंटे होने को आ गए, तो जब मोबाइल में भी मास है और मेरे में भी मास है, तो मोबाइल और हमारे बीच में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस और नो? है बाबू? लग रहा है।
लग लग रहा रहा है। है? Yes, sir. लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वेरी गुड, क्योंकि मोबाइल में भी मास है और आप में भी मास है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब फोर्स लग रहा है तो घंटे के बाद भी दूरी तो उतनी ही है। अब तक तो मोबाइल हमारे माथे पे चिपक जाना चाहिए था, नहीं? क्यों भाई? हैं? 2 घंटे से मोबाइल के सामने बैठे हैं और अट्रैक्ट कर रहा है मोबाइल हमको। तो अब तक तो क्या होना चाहिए था? मोबाइल हमारे मुंह में चिपक जाना चाहिए था इतने देर में। नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्यों भाई बाबू बताओ। हाँ, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये तो 1 सेकंड के अंदर नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? देखो, हाँ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ऐसे मोबाइल हमारे मुंह में चिपक जाना चाहिए था अब तक। तो 2 घंटे हो गए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ कब चिपके। ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? सर वो है इसलिए तो ग्रेविटेशनल क्योंकि फोर्स। फोन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सर। हाँ, तो नीचे लग रहा है ना। अच्छा, आप भी अट्रैक्ट कर रही हो ऐसा? हाँ, तो ठीक है ना, आप लगा रही हो तो आप, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपके मुंह में चिपक जाना चाहिए था अब तक तो। नहीं? सर हम बोले हाँ, बोलो बोलो बोलो, सर सब बोलो। फोन का मास और फोन के मास और हमारे मास में मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस अच्छा, नहीं है, वो मतलब ठीक है। वो लगभग सेम है, हाँ, इतना ठीक है। बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे अर्थ है, अगर अर्थ के कंपैरिजन में हम आप किसी ऑब्जेक्ट का मास देखते हैं, जैसे वो आपने हम्म, मार्कर लिया, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही वो कम है। अगर हाँ अर्थ का कंपैरिजन करें तो वो 0 पॉइंट में जाएगा, इतना मास है उसका। हाँ, तो ठीक है। इसलिए सर वो लगता है उसमें बहुत तेजी से, और हमारे अंदर जो फोर्स लग रहा है हमारे और फोन के बीच में, वो दिखता नहीं क्योंकि हमारा मास में ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि सन यस। और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। यस सर। कम लगेगा। सर नहीं सर, ज्यादा लगे, क्योंकि मास तो उसका सन का तो बहुत ज्यादा है और मून का तो बहुत ही कम है। तो अर्थ ले लेते अर्थ हैं। अर्थ के बीच में भी लगता है, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में भी सन जो चंद्रमा है उसका मास है अच्छा खासा। अच्छा खासा है ना, तो फोर्स लग रहा है ना। यस सर। तो फिर अच्छा ठीक है, मान लीजिए 2 घंटे में चिपका नहीं और 2 दिन बैठ जाए तो चिपक जाएगा। नो सर, वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमारा वो अंतर करेगा ही, अंतर इतना करेगा फोर्स हो ही। ही नहीं पाएगा कि वो उठ जाए। बाकी लोग बताओ भाई, और लोग बताओ, और लोग का क्या कहना है? अच्छी बात है, वेरी गुड। सर इक्वल फोर्स की वजह से नहीं अट्रैक्ट कर रहा इक्वल है, फोर्स। दोनों साइड अच्छा, इक्वली इक्वल। फोर्स। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कोई एक तमाचा मार दे, इक्वल फोर्स हो गया, तो गुस्सा नहीं आएगा? सर मतलब बांस का बात कर रहे हैं, हैं? ग्रेविटेशनल का मास बता रहे हैं सर। हाँ, वही बोल रहे हैं कि इक्वल फोर्स क्या होता है, जितना इस पे लगा उतना इस पे लगा, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल, है ना? है? तो अगर अगर कोई, है ना, कोई पूरा 2 लोग लड़ाई कर ले, है ना, और ये इसका पैर तोड़ दे, ये इसका पैर तोड़, इतना जोर से मारा है, तो क्या पैर नहीं टूटेगा? इलाज नहीं कराना पड़ेगा? कैंसिल हो जाएगा? तो भाई दोनों का पैर टूट गया, अब छोड़ो, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा क्या? है बात खत्म हो गया, भाई दोनों का पैर टूट गया, चलो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा क्या? हम्म जिस पे फोर्स लगता है उस पे इफेक्ट तो आएगा ही ना। है, मैंने बताया था आपको, याद होगा, फीजा नहीं थी उस टाइम पे, तो थर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, कि भाई जब इक्वल फोर्स होता है, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होता है, ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इस पे फोर्स लगाता है, इस पे भी इफेक्ट आएगा, इस पे भी इफेक्ट आएगा, ये कैंसिल नहीं होता है समझ में? क्लियर है? अगर तुम किसी को एक तमाचा मार दिया तो क्या होगा, चोट तुमको भी लगेगा और उसका भी गाल लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं बाबू? और बताओ भाई, और बताओ। सर तो हमारे है, और मोबाइल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो मतलब नहीं मैग्नीट्यूड बहुत कम है,
तो एक काम करते हैं ऐसे दो चीज को मैं रख देता हूं, ठीक है ना, और साल भर में छोड़ देता हूं। अगर कम है तो स्लो चल रहा होगा, तो एक साल में जुड़ जाएगा ये। सर बहुत ज्यादा कम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा कम रहता है। देखो बेटा, आप लोग मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, आप लोग मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, है ना। कम है ठीक है, इट्स ओके, बट मैंने सिंपल एक बताया था, न्यूटन का फंडा बताया था मैंने आपको कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा या क्या होगा, उसका डिसीजन एक फोर्स से नहीं होता है, उस पे नेट फोर्स से होता है। याद है, भूल गया? याद आया? याद आ क्या गया बोला था सर। मैंने? क्या बोला था मैंने? कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या जो भी चीजें चेंजेज आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पे नहीं डिपेंड करती, उस पे कितने सारे लग रहे हैं उनका बकायदा तुम रिजल्टेंट निकालो, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, उसके हिसाब से उसमें चेंजेज या मूवमेंट या जो भी होगा है समझ में? और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप संकुचित हो गए। मैंने बोल दिया कि तुम लगा रहे हो मोबाइल पे फोर्स, तो मोबाइल तुम्हारे माथे में चढ़ना चाहिए, तुम बस इतना ही देखते रह गए, है ना। आप ये देखना चाहिए था कि तुम और मोबाइल को छोड़ करके थोड़ा सा दुनिया से बाहर निकलो, सिस्टम से बाहर निकलो और फिर देखो क्या हो रहा है। तो आपको पता चलता कि भाई साहब, मोबाइल को मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो तो लगा ही रहा हूं, लेकिन हमारे बगल में पीछे भी दोस्त बैठे हुए 4 ठो, तो वो भी उसको फोर्स लगा रहे होंगे ना पीछे की तरफ, है भाई। तुम आगे की तरफ लगा रहे हो तो मोबाइल तुम्हारे तरफ आना चाहिए था, ठीक है, अच्छी बात मान लिया, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी पीछे बैठा हुआ है मोबाइल के पीछे, वो भी तो फोर्स लगा रहा होगा, तो मोबाइल उसके दिमाग में भी नहीं, उसमें उसके फेस में भी चिपक जाना चाहिए था, है कि नहीं है? तो कहने मतलब ये है कि आपके रूम में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मास है, और सारे लोग मोबाइल पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो उसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपके माथे में चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, आपके तरफ आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। मोबाइल जहां पे रखे हो, है ना, बाकी बॉडी को तो छोड़ दो, ठीक है, और बाकी बॉडी तो लगा ही रहे फोर्स, साथ साथ में फ्रिक्शन भी होगा। मोबाइल कहां पे रखे हो, देखो फ्रिक्शन है, तो अगर आपके माथे की तरफ आना चाहेगा तो फ्रिक्शन भी तो अपोज करेगा, आपने फ्रिक्शन भी पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, बकायदा लग रहा है, फुल्ली अग्रीड। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ऑब्जेक्ट के कारण लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, या और भी फोर्सेस हो सकते हैं। तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट डिसाइड करेगा कि अब ये बॉडी आपके माथे में आएगा, अट्रैक्ट होगा आपके तरफ या नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कम और ज्यादा से मतलब नहीं है ना। अगर एक एक ड्रॉप में, अगर जो बकेट में एक एक ड्रॉप नल खोल दूं, अगर मैं नल को खोल दूं, एक एक ड्रॉप पानी आ रहा है भाई साहब, आपको नहाने में नहीं बन रहा है, क्लास आना है आपको, तो क्या करोगे? नहीं नहाओगे? बिना नहाए आ जाओगे क्लास में, है बाबू? वो तो क्या करोगे, सोने के पहले डाल, रात में ही डाल दोगे, बकेट को लगा दो भाई, एक एक बूंद आने दो, क्या दिक्कत है। कल सुबह जब तुमको नहाने की जरूरत पड़ेगी तब तो बकेट फुल, टाइम लगेगा और क्या होगा, फुल तो होगा ही, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर स्लो की बात ही नहीं है, बात है यहाँ पर नेट फोर्स, जो अगर जीरो हो रहा है तो वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। यहाँ ड्रॉप वाली बात भी स्टार्ट नहीं हुई, तो बकेट कहां से भरेगा, है कि नहीं। जब पूरा नल बंद है तो फिर तो भाई भरेगा ही नहीं, ड्रॉप भी आता रहेगा तो बकेट भर जाएगा। एक दिन में नहीं भरेगा, 2 दिन भरेगा और क्या होगा, लेकिन भरेगा तो जरूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये था
कि सारे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं, तो कभी ये मत समझ लेना, है ना, कभी ये मत समझ लेना कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरा दोस्त उधर बैठा हुआ है और थोड़ा देर बाद तो चिपक ही जाएगा मेरे में, है भाई? नहीं है, सर धज के आके बैठ गए, बोले भाई आज तो चिपक, आज तो चिपकेगा वो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है भाई साहब? ऐसा भ्रम में मत रहना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस पे नेट फोर्स, तुम तो इधर बैठे हो, तुम्हारा दोस्त यहां बैठा है, और एक तुम्हारा, एक और जो तुम्हारा दोस्त है वो उधर भी बैठा हुआ है, तो तुम अट्रैक्ट कर रहे हो इधर और तुम्हारा दोस्त अट्रैक्ट कर रहा है उधर, तो जरूरी है कि तुम्हारे में अट्रैक्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, उस पर नेट फोर्स कैंसिल हो गया बाबू, अट्रैक्ट कहीं नहीं होगा, है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट डिपेंड किस पे करेगा? उस पे नेट फोर्स पे डिपेंड करता है, किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना, ठीक है? चलो इसका लिखो बाबू, इसका लिखो फ्री फॉल, राइट डाउन फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है बताओ? फ्री फॉल ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट आराम से वो नीचे की तरफ मूव करते जाती है। क्या होती है? नीचे की तरफ अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है और वह बॉडी अर्थ की तरफ नीचे आती है। इसको बोलते हैं फ्री फॉल, इसको बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो लिख लो बाबू, द मोशन ऑफ ए बॉडी, राइट डाउन, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी under the influence of gravity, under the influence of gravity alone, under the influence of gravity alone is called a free fall, is called a free fall। सर एक बार रिपीट कर। हाँ लिखो, फ्री फॉल लिखो बाबू, द मोशन ऑफ ए बॉडी, लिखो द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, नहीं कुछ और नहीं है बाबू, कुछ और हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना? ग्रेविटी के अंदर में कोई भी बॉडी चल रहा है अर्थ के अट्रैक्शन से, ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है अरे बाबू, एनी प्रॉब्लम? चलो अब ये तो हमने समझ लिया बहुत तरीके से कि भाई क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है ग्रेविटेशन, क्या होता है ग्रेविटी, ये सारी चीज हमने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये भाई ये तो फिजिक्स है, मैं बाबर बोलता हूँ ये फिजिक्स है भाई, यहाँ भाषण तो चलता नहीं है ना? कि बाबर का बेटा ये था तो है ना, फिर ये हुआ, ये किया, वो किया, है ना, सफाई करवा दिया, ये वो है, ऐसा तो चलेगा नहीं। यहाँ पर तो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि अगर फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी के बीच में तो कितना लगा रहा है, वो निकाल के बताइए भाई साहब आप। ये फिजिक्स है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है ना कि बोल दिया लिख दिया 2 पेज लिख दिया हो गया नंबर, नहीं है बाबू, ये एसएसटी नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको, इतना नंबर आना रहे, इतना न्यूटन बताना पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा, है ना? तो उसके लिए लिखो बाबू, दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके लिए लिखो न्यूटन ने लॉ दिया था। क्या दिया था? न्यूटन ने लॉ दिया था। तो लिखो बाबू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट डाउन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ है बाबू, ये यूनिवर्स में पूरे हर बॉडी पे लागू पड़ता है,
क्लियर है बाबू? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने लॉ दिया कि दो बॉडी अगर हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उन्होंने बताया। इन्होंने बताया क्या, वो मैं समझा दूं पहले। इन्होंने बताया कि अगर जो दो बॉडी अगर है, ये ड्राइंग बना लो। अगर दो बॉडी हैं जिनका मास m1 m2 है और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? तो न्यूटन ने बताया कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट देयर मासेस, यानी दोनों के मास के मल्टीप्लाई कर दो और जो प्रोडक्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, m1 और m2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा फोर्स। हाँ समझो बाबू, इसका मतलब समझा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझा? आलोक ने जो बोल रहा था, जो रीजन दे रहा था, वो इससे फेल हो रहा है। हाँ समझे बाबू? क्लियर है? क्योंकि वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है फोर्स। ये 1 kg का है और यहाँ kg का है, यानी कितना हो गया? फोर्स 100 इंटू 1 100 पे डिपेंड करेगा। अब आपने क्या किया, इसको 100 कर दिया और इसको 1 कर दिया, तो भी क्या करेगा? तो भी फोर्स सेम ही होगा, ऐसा नहीं, तब भी फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि 100 इंटू 1 भी 100 ही होता है। तो किसी का मास ज्यादा हो किसी का कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर किसी का मान लिया जाए कि 5 kg है और एक का 10 kg है, ठीक है, और आपका दोस्त दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें एक बॉडी का मास 1 kg है और दूसरे का मास 50 kg है, तो भी दोनों में फोर्स बराबर होगा अगर सेम डिस्टेंस पे रखा गया है तो। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 की वैल्यू दोनों केस में 50 हो रही थी। ऐसा में तो ये m1 इंटू m2 पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है 1/r² पे। किस पे डिपेंड करता है? 1/r² पे, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना ही कम होगा, जितना कम रहेगा डिस्टेंस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये को बारीकी से समझना है। ग्रेविटेशन को क्यों समझना है मैं बता दूंगा आपको। मैं क्यों बोलता हूं समझने के लिए अच्छे से, क्योंकि आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आपको मैं 3 चैप्टर पढ़ा रहा हूं। बात सुनाई? मैं एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 3 चैप्टर पढ़ा रहा हूं। बोलो ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे? तो बेटा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना ग्रेविटेशन में, जो पढ़ा रहा हूं सेम चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास में भी। वहां पर एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैट करके चैप्टर आएगा जिसमें चार्ज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसका जितना भी रिजल्ट होगा वो सारी डिट्टो सेम होगी जो इसका है, 12th का फर्स्ट चैप्टर। इसलिए अगर ये तुम्हारा मजबूत रहेगा तो आपका 12th का पहला चैप्टर भी मजबूत रहेगा। ठीक है, एक चैप्टर हुआ। उसके बाद एक और चैप्टर में पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ाऊंगा? मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की बात करूंगा। उसका रिजल्ट भी, उसकी भी सारी थ्योरी कहानी सब
इसके जैसा ही रहेगा, डिट्टो सेम, तो वो चैप्टर भी तुम्हारा कम मजबूत हो जाएगा अगर ये तुम्हारा मजबूत रहेगा। और अगर ये लुढ़का तो समझ लो कि आपका 2 और लुढ़क रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को बहुत बारीकी से समझना है और अच्छे समझना है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 10 नंबर का तैयार कर रहे हो तो तुम्हारा तैयार कितना हो रहा है? 30 नंबर का तैयार हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 गुना नंबर आने के चांस है आपके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट भी तैयार हो गया, मैग्नेटिक भी स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया तुम्हारा। इसलिए इसको अच्छे समझना है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम आएगा। वहां पर क्या लिखूंगा मैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिखूंगा। आर स्क्वायर वही रहेगा, फॉर्मूला भी सिमिलर रहेगा, सब कुछ। इसलिए अच्छे से करना है बाबू, है ना। और सारे टॉपिक जो पढ़ाऊंगा ना, यहाँ फोर्स पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सारी चीजें भी सेम रहेगी। इसलिए इसको अच्छे से समझना। नाउ अब न्यूटन ने जब ये दोनों बताया तो इनको कंबाइन करके क्या हो जाएगा बाबू? m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या लिखूंगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो इक्वल टू का साइन दूंगा और एक और कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू, ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जहां पर G क्या है बाबू? G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जहां पर कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। लिख लो अच्छे से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं।